मैं ज्ञानेश पांडे, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, कक्षा 11वीं के आप सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की इस वीडियो ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अध्याय कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम दृढ़ पिंडों के संतुलन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको स्मरण होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच में संबंध, बल आघूर्ण की परिभाषा तथा कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के बारे में बताया था। तो उसी कड़ी में आइए हम देखते हैं कि दृढ़ पिंडों का संतुलन क्या होता है। आप ये जान लें कि किसी दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन की स्थिति में तब कहा जाता है जब उसका रेखीय संवेग तथा कोणीय संवेग समय के साथ न बदलता हो, अर्थात उस पिंड में न तो रेखीय त्वरण हो और न ही कोणीय त्वरण हो। इसका अर्थ यह हुआ कि पहला, यदि पिंड पर आरोपित कुल बल शून्य है, अर्थात F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn बराबर 0 के है, अथवा समेशन i इक्वल टू 1 to n Fi बराबर 0 के है, तो उस पिंड का रेखीय संवेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। यह स्थानांतरीय संतुलन की शर्त है। और दूसरा, आप देखें कि यदि दृढ़ पिंड पर आरोपित कुल बल आघूर्ण शून्य है, अर्थात τ1 प्लस τ2 प्लस ... τn बराबर 0 के है, अथवा समेशन i इक्वल टू 1 to n τi बराबर 0 के है, तो इस स्थिति में पिंड के कोणीय संवेग में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह घूर्णी संतुलन की शर्त है। तो इस प्रकार से हम दृढ़ पिंड के स्थानांतरीय संतुलन की शर्त तथा घूर्णी संतुलन की शर्त को समझ पा रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि दृढ़ पिंड स्थानांतरीय संतुलन की शर्त को पूरा करता है तो उसकी घूर्णी संतुलन की शर्त उस मूल बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण लिए गए। बच्चों, अब इसी कड़ी में आइए हम देखते हैं कि आघूर्णों का सिद्धांत क्या होता है। आघूर्णों का सिद्धांत, तो इसमें हम सर्वप्रथम ये समझेंगे कि एक आदर्श उत्तोलक क्या होता है। आप ये जान लें कि एक आदर्श उत्तोलक अनिवार्य रूप से एक ऐसा हल्का क्षण होता है जो अपनी लंबाई के अनुदिश लिए गए किसी बिंदु के परितः घूर्णन गति कर सकता है। तो आइए जरा एक आदर्श उत्तोलक को हम इस चित्र के माध्यम से समझें। हमने मान लिया कि यह है कोई बिंदु A और यह है कोई बिंदु B। इन दोनों को मिलाता हुआ हमने कोई हल्का क्षण बना दिया और हम ये मान रहे हैं कि बिंदु A पर बल कार्य कर रहा है F1 और बिंदु B पर बल कार्य कर रहा है F2। अब यहाँ पर हम एक बिंदु O ले रहे हैं और इस बिंदु पर हम मान रहे हैं कि प्रतिक्रिया बल R
ऊपर की तरफ काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखें बिंदु O की बिंदु A से दूरी D1 ली गई है तथा बिंदु B की बिंदु O से दूरी D2 के बराबर ली गई है। जिस बिंदु के परितः क्षण अर्थात उत्तोलक घूर्णन गति कर सकता है उसे हम बिंदु अलंब के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ इस चित्र में आप देखें स्थानांतरीय संतुलन की शर्त हो जाएगी स्थानांतरीय संतुलन की शर्त हो जाएगी R माइनस F1 प्लस F2 बराबर 0 के, अथवा इसे हम लिख सकते हैं R माइनस F1 माइनस F2 ये बराबर मिला किसके 0 के। और इसी प्रकार से घूर्णन संतुलन की शर्त कुछ इस प्रकार से हो जाएगी तथा घूर्णी संतुलन की शर्त होगी D1F1 माइनस D2F2 बराबर 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह जो वामावर्त आघूर्ण है इसे धनात्मक माना गया है और यह जो दक्षिणावर्त आघूर्ण है इसे ऋणात्मक माना गया है। तो इसी समीकरण को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा D1F1 बराबर हो जाएगा D2F2 के। और इसे अब हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा भार गुणे भार की भुजा ये बराबर हो गया प्रयास गुणे प्रयास की भुजा के। यह समीकरण किसी उत्तोलक के लिए आघूर्णों के नियम को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर आप देखें यदि हम अनुपात F1 बटा F2 लेते हैं तो यह इस प्रकार से होगा, अथवा F1 अपान F2 ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो गया D2 अपान D1 के। F1 बटा F2 को यांत्रिक लाभ MA कहते हैं। तो इस प्रकार से हम आघूर्णों के सिद्धांत को परिभाषित कर सकते हैं। बच्चों इसी कड़ी में आइए अब हम देखते हैं कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गुरुत्व केंद्र, मैं आपको बता दूं कि किसी भी पिंड के गुरुत्वीय केंद्र को उस बिंदु के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं जिसके परितः पिंड पर कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य माना जाता है। तो आइए इसको समझने के लिए हम इस पिंड के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखें यह कोई बिंदु है G, इसे हम गुरुत्व केंद्र मान रहे हैं, और देखें बल mg इस पर नीचे की तरफ इस प्रकार से काम कर रहा है। कुछ इसी प्रकार से मान लीजिए कि यह कोई कण है जिसका द्रव्यमान m1 है, तो इस पर भार m1g नीचे की तरफ कार्य करेगा। यहाँ हम मान रहे हैं कि कोई द्रव्यमान है m2, तो इस पर भी बल m2g नीचे की तरफ ही काम करेगा। अब जो परिभाषा हमने दी है वो कहता है कि गुरुत्व केंद्र पर टाउ जी बराबर है समेशन I इक्वल टू 1 to n टाउ I, जो कि बराबर होगा समेशन I इक्वल टू 1 to n
वेक्टर आर आई इंटू यम आई जी के, और यह बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर आर आई गुरुत्वीय केंद्र के सापेक्ष पिंड के आयवी कण का स्थित सदिश है और यम आई आयवे कण का द्रव्यमान है। अब यहाँ पर चूंकि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान सभी कणों के लिए समान है, अतः हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा जी को बाहर कर दिया, यहाँ आप लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल टू 1 to n यम आई वेक्टर आर आई, यह बराबर किसके हो गया, 0 के। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्थित सदिश को गुरुत्वीय केंद्र के सापेक्ष मापा गया है। तो अब यहाँ पर आप देखें, यह स्थिति कुछ इस प्रकार से बन रही है, अथवा समेशन आई इक्वल टू 1 to n यम आई वेक्टर आर आई, यह बराबर किसके होगा, 0 के। ध्यान दीजिएगा कि पूर्व में मैंने जो द्रव्यमान केंद्र की आपकी परिभाषा दी है, उसके अनुसार यह समीकरण यह दर्शाता है कि मूल बिंदु ही पिंड का द्रव्यमान केंद्र है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है कि पिंड का गुरुत्वीय केंद्र तथा द्रव्यमान केंद्र एक ही है। अब यदि पिंड बहुत बड़ा है और यदि उसके विभिन्न भागों में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान बदलता जाता है, तो उस स्थिति में पिंड का द्रव्यमान केंद्र तथा गुरुत्वीय केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होंगे। इस अभिधारणा के आधार पर हम गुरुत्व केंद्र को समझ सकते हैं। बच्चों, आइए अब जरा हम देखें कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण को हम परिभाषित करेंगे। जड़त्व आघूर्ण, इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आइए जरा सा हम घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड के गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। हम यह मानते हैं कि यदि किसी पिंड के आयवे कण का स्थित सदिश वेक्टर आर आई, द्रव्यमान यम आई तथा रेखीय वेग वी आई है, तो परिभाषा के अनुसार उसकी गतिज ऊर्जा होनी चाहिए के आई बराबर हाफ यम आई वी आई का स्क्वायर। परंतु आप जानते हैं कि रेखीय वेग वी आई ये बराबर होगा आर आई ओमेगा के। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ओमेगा कोणीय वेग है और वी रेखीय वेग है, तो इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर इस मान को हम समीकरण में रख दें तो पिंड का गतिज ऊर्जा हो जाएगा के आई बराबर हाफ यम आई आर आई ओमेगा का स्क्वायर, अथवा के आई बराबर 1/2 यम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अतः संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा हो जाएगी के बराबर समेशन आई इक्वल टू 1 to n के आई के ये हो गया, अथवा के बराबर समेशन आई इक्वल टू 1 to n हाफ यम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। या इस समीकरण को अब हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अथवा के बराबर 1/2
ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ बच जा रहा है समेशन यम आई आर आई स्क्वायर के। अब यहाँ पर आप देखें तो समेशन यम आई आर आई स्क्वायर, आई का मान है 1 से लेकर के n तक, यह क्या प्रदर्शित कर रहा है? आप देख रहे हैं कि इस भौतिक राशि की भूमिका घूर्णन गति में वही है जो द्रव्यमान की रेखीय गति में होता है। इसे हम जड़त्व आघूर्ण के नाम से जानते हैं और कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अतः पिंड का जड़त्व आघूर्ण होगा आई बराबर समेशन आई इक्वल टू 1 to n यम आई आर आई का स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण को अब हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो आइए जरा सा हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। यह कोई पिंड है जो किसी घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, ये इसका घूर्णन अक्ष हो गया। यह है द्रव्यमान m1 और इसकी दूरी घूर्णन अक्ष से कितनी है r1। फिर कहा कि यह है द्रव्यमान m2, घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी है r2। यह है द्रव्यमान m3, घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी हो गई r3। और ये हो गया कोई n वां कण, इसका द्रव्यमान है mn, घूर्णन अक्ष से इसकी दूरी हमने कितना मान लिया rn। तो अब परिभाषा के अनुसार पिंड का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। और इसे अब हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? यह हो जाएगा अथवा I बराबर समेशन I इक्वल टू 1 to n यम आई आर आई स्क्वायर। तो किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके समस्त कणों के द्रव्यमानों तथा उनकी अक्ष से संगत दूरियों के वर्गों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। तो कुछ इस प्रकार से हम पिंड के जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। तो अब यदि हम इस मान को गतिज ऊर्जा के समीकरण में रख देते हैं तो घूर्णन गति कर रहे पिंड की गतिज ऊर्जा हमें कितनी मिलेगी? के बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के प्राप्त होगी। यदि हम रेखीय गति की बात करें तो के का सूत्र हम जानते हैं, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आप देखें रेखीय वेग के स्थान पर यहाँ कोणीय वेग ओमेगा आ गया है और द्रव्यमान के स्थान पर जड़त्व आघूर्ण आई प्रतिस्थापित हो गया है। तो यहाँ से हम यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जड़त्व आघूर्ण का घूर्णन गति में वही भूमिका होती है जो द्रव्यमान का रेखीय गति में होता है। तो बच्चों आज हमने एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित किया। अब घूर्णन गति के जो विभिन्न समीकरण हमें मिलेंगे, जैसे गति के समीकरणों को हमने रेखीय गति के लिए परिभाषित किया था, उसे हमने निगमित किया था, तो घूर्णन गति में उसका क्या स्वरूप होगा अब इसे हमें निकालना होगा। और इसके साथ साथ कुछ प्रमेय हैं, जैसे समांतर अक्षों का प्रमेय, लंबवत अक्षों का प्रमेय, इनका अध्ययन हमें करना होगा। तो इन टॉपिक्स को हम अपने अगले लेक्चर्स में समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी बातों को आत्मसात कर रहे होंगे और साथ साथ नोट्स भी आप बनाते जा रहे हैं। शेष अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।